भारत बोध के प्रखर प्रवक्ता। लीजिए सुनिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी पर केंद्रित भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के पूर्व महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी के लेख का ये ऑडियो संस्करण। प्रस्तुतकर्ता भाजपा संगवारी। वे सही मायनों में भारत बोध के प्रखर प्रवक्ता थे। भारतीय राजनीति में उनके आगमन ने एक नया विमर्श खड़ा कर दिया और वैकल्पिक राजनीति को मजबूत आधार प्रदान किया। आज भरोसा करना कठिन है कि श्री दीनदयाल उपाध्याय जैसे साधारण कद काठी और सामान्य से दिखने वाले मनुष्य ने भारतीय राजनीति और समाज को एक ऐसा वैकल्पिक विचार और दर्शन प्रदान किया कि जिससे प्रेरणा लेकर हजारों युवाओं की एक ऐसी मालिका तैयार हुई जिसने 21वीं सदी के दूसरे दशक में भारतीय राजसत्ता में अपनी गहरी पैठ बना ली। क्या विचार सच में इतने ताकतवर होते हैं या ये सिर्फ समय का खेल है? किसी भी देश की राजनीतिक निष्ठाएं एकाएक नहीं बदलती, उन्हें बदलने में सालों लगते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर श्री नरेंद्र मोदी तक पहुंची ये राजनीतिक विचार यात्रा साधारण नहीं है। इसमें इस विचार को समर्पित लाखों लाखों अनाम सहयोगियों को भुलाया तो जा सकता है, किंतु उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता। राजनीति के लिए नहीं, विचार के साधक पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजनीति के लिए नहीं बने थे। उन्हें तो एक नए बने राजनीतिक दल जनसंघ में उसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मांग पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सरसंघ चालक श्री माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर यानी गुरुजी ने राजनीति में भेजा था। ये एक संयोग ही था कि डॉक्टर मुखर्जी और दीनदयाल जी दोनों की मृत्यु सहज नहीं रही और दोनों की मौत और हत्या के कारण आज भी रहस्यमय है। दीनदयाल जी तो संघ के प्रचारक थे। आरएसएस की परिपाटी में प्रचारक एक गृहत्यागी सन्यासी सरीखा व्यक्ति होता है जो समाज के संगठन के लिए अलग अलग संगठनों के माध्यम से विविध क्षेत्रों में काम करता है। देश के सबसे बड़े सांस्कृतिक संगठन बन चुके आरएसएस के लिए वे बेहद कठिन दिन थे। राजसत्ता उन्हें गांधी का हत्यारा कहकर लांछित करती थी तो समाज में उनके लिए जगह धीरे धीरे बन रही थी। शुद्ध सात्विक प्रेम और संपर्कों के आधार पर जैसा स्वाभाविक विस्तार संघ का होना था वो हो रहा था, किंतु निरंतर राजनीतिक हमलों ने उसे मजबूर किया कि वो एक राजनीतिक शक्ति के रूप में भी सामने आए। खासकर संघ पर प्रतिबंध के दौर में तो उसके पक्ष में दो बातें कहने वाले लोग भी संसद और विधानसभाओं में नहीं थे। यही पीड़ा भारतीय जनसंघ के गठन का आधार बनी। डॉक्टर मुखर्जी उसके वाहक बने और दीनदयाल जी के नाते उन्हें एक ऐसा महामंत्री मिला जिसने दल को न सिर्फ सांगठनिक आधार दिया बल्कि उसके वैचारिक अधिष्ठान को भी स्पष्ट करने का काम किया। चुनावी सफलताओं के बिना बने राजनीति के दिशावाहक। पंडित दीनदयाल जी को गुरुजी ने जिस भी अपेक्षा से वहां भेजा वे उससे ज्यादा सफल रहे। अपने जीवन की प्रामाणिकता, कार्यकुशलता, सतत प्रवास, लेखन, संगठन कौशल और विचार के प्रति निरंतरता ने उन्हें जल्दी ही संघ और जनसंघ के कार्यकर्ताओं का श्रद्धा भाजन बना दिया। बेहद साधारण परिवार और परिवेश से आए दीनदयाल जी भारतीय राजनीति के मंच पर बिना बड़ी चमत्कारी सफलताओं के भी एक ऐसे नायक के रूप में स्थापित होते दिखे जैसे आप आदर्श मान सकते हैं। उनके हिस्से चुनावी सफलताएं नहीं रहीं। एक चुनाव वे जौनपुर से लड़े, वो भी हार गए, किंतु उनका सामाजिक कद
बहुत बड़ा हो चुका था। उनकी बातें गौर से सुनी जाने लगी थीं। वे दिग्गज राजनेताओं की भीड़ में एक राष्ट्र ऋषि सरीखे नजर आते थे। उदारता और सौजन्यता से लोगों के मनों में, संगठन कौशल से कार्यकर्ताओं के दिलों में जगह बना रहे थे, तो वैचारिक विमर्श में हस्तक्षेप करते हुए देश के बौद्धिक जगत को वे आंदोलित प्रभावित कर रहे थे। वामपंथी आंदोलन के मुखर बौद्धिक नेताओं की एक लंबी श्रृंखला, कांग्रेस के राष्ट्रीय आंदोलन से तपकर निकले तमाम नेताओं और समाजवादी आंदोलन के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे प्रखर राजनीतिक चिंतकों के बीच अगर दीनदयाल उपाध्याय स्वीकृति पा रहे थे तो ये साधारण घटना नहीं थी। ये बात बताती है कि गुरुजी का चयन कितना सही था। उनके साथ खड़ी हो रही सर्वश्री अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, नानाजी देशमुख, जेपी माथुर, सुंदर सिंह भंडारी, कुशाभाऊ ठाकरे जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं की पीढ़ी को याद करना होगा, जिनके आधार पर जनसंघ से भाजपा तक की यात्रा परवान चढ़ी है। दीनदयाल जी इन सबके रोल मॉडल थे। अपनी सादगी, सज्जनता, व्यक्तियों का निर्माण करने की उनकी शैली और उसके साथ वैचारिक स्पष्टता ने उन्हें बनाया और गढ़ा था। भारतीय राजनीतिक विमर्श में सार्थक हस्तक्षेप, एकात्म मानववाद के माध्यम से सर्वथा एक भारतीय विचार को प्रवर्तित कर उन्होंने हमारे राजनीतिक विमर्श को एक नया आकाश दिया। ये बहुत से प्रचलित राजनीतिक विचारों के समकक्ष एक भारतीय राजनीतिक दर्शन था, जिसे वे बौद्धिक विमर्श का हिस्सा बना रहे थे। अपने इस विचार को वे व्यापक आधार दे पाते, इसके पूर्व उनकी हत्या ने तमाम सपनों पर पानी फेर दिया। जब वे अपना श्रेष्ठतम देने की ओर बढ़ रहे थे, तब हुई उनकी हत्या ने पूरे देश को अवाक कर दिया। दीनदयाल जी ने अपने प्रलेखों और भाषणों में एकात्म मानववाद शब्द पद का उपयोग किया है। भाजपा ने 1985 में इसे इसी नाम से स्वीकार किया, किंतु बाद में एकात्म मानव दर्शन नामक शब्द पद को उपयोग किया जाने लगा। दीनदयाल जी की स्मृतियां और उनके द्वारा प्रतिपादित विचार दर्शन एक सपना भी है, तो भी इस जमीन को सुंदर बनाने की आकांक्षा से लबरेज है। उसकी अखंड मंडलाकार रचना का विचार करें तो मनुष्यता खुद अपने उत्कर्ष पर स्थापित होती हुई दिखती है। इसके बाद समाज और उसके मूल्य, उसकी राह और उसका मन सब एक हो जाते हैं। एकात्म दृष्टि से, एकात्म व्यक्ति से, एकात्म परिवेश से जब हम हो जाते हैं तो प्रश्नों के बजाय सिर्फ उत्तर नजर आते हैं, समस्याओं के बजाय समाधान नजर आते हैं, संकटों के बजाय उत्थान नजर आने लगता है। दुनिया एकात्म मानव दर्शन की राह पर आ रही है। अपने भौतिक उत्थान के साथ आध्यात्मिकता को संयुक्त करने के लिए वो आगे बढ़ चुकी है। ये होगा और जल्दी होगा। हम चाहें तो भी होगा, नहीं चाहें तो भी होगा। क्या हम धरती पर स्वर्ग उतारने के सपने को अपनी ही जिंदगी में सच होते देखना चाहते हैं? तो आइए इस विचार दर्शन को पढ़कर जीवन में उतार कर देखते हैं। ये हमें इसलिए करना है क्योंकि हमारा जन्म भारत की भूमि पर हुआ है और जिसके पास पीड़ित मानवता को राह दिखाने का स्वाभाविक दायित्व सदियों से आता रहा है। एक बार फिर यह दायित्व क्या हम नहीं निभाएंगे? भारत बोध के प्रखर प्रवक्ता आप सुन रहे थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी पर केंद्रित भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के पूर्व महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी के लेख का ये ऑडियो संस्करण। प्रस्तुतकर्ता भाजपा संगवारी।